आगे, तो एक तो इससे भी बहुत स्तर गिर रहा है बेटा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन है नहीं, तो जिसका सपना भी नहीं है इंजीनियर बनने का, जबरदस्ती ले लेके जा रहे भाई कि आ जा यार तू बस दाखिला ले ले यार, पेपर पूपर का भी करवा देंगे एडजस्टमेंट, लेकिन दाखिला ले ले। ये हालत है। मतलब पहले सरकारी कॉलेजों में इतनी मारामारी थी एडमिशन की, तो कि मतलब सोच ही नहीं सकते। सरकारी कॉलेज मिलना मतलब एक सपने के जैसा था। अब यहाँ इसमें उत्तराखंड में चाहे टिहरी चले जाओ, गोपेश्वर चले जाओ, जो सरकारी कॉलेज है, चाहे आपने एग्जाम भी नहीं दिया जी का, मतलब एग्जाम में रैंक तो छोड़ो, भरा भी नहीं, बस तुम वहां जाके कह दो जी हमें बीटेक में दाखिला लेना, कि भाई आ जाओ हम तो इंतजार कर रहे हैं। प्रतिशत कितने जी ले देगा 50, है कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में मेहनत कर लेना। इन्हें नहीं पता कि वो इसमें क्या चीज को मिस कर रहे हैं। इंजीनियरिंग का मतलब तो सपनों से और लगन से था। इस वजह से धीरे धीरे यही चीज आईटीआई में भी है, ऐसा नहीं कि बीटेक में, यही चीज डिप्लोमा में भी है। ऐसा नहीं है कि आईटीआई में बिना मेहनत करके लोग पहले तो ठीक ठाक पढ़ते थे, ये तो अब लाओ 20,000 बनवा लो तुम आईटीआई, जब जाएगा नहीं एक दिन भी, जब सीखेगा नहीं कुछ, बच्चा भी नहीं, बच्चे को लग रहा है कि तेरा फायदा है लेकिन नुकसान है। जब भाई जाएगा 2-4 प्रैक्टिकल मशीन कुछ देखेगा, छेड़खानी कुछ करेगा, किताब उठाएगा, कुछ पढ़ेगा या उसको पढ़ाएंगे, कुछ तो पक्का सीख के आएगा। अब जब उसे पता है कि किताब में से 2-4 फर्रे से अपना दे देना है, इसमें से टिक लगाने, वैसे भी अब लिखने का नहीं है आईटीआई में, तो टिक लगाने का है। आईटीआई में ऑब्जेक्टिव होता है ना ये, अब एक कर दिया तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई आराम से 1, 2, 3 टीचर ही आके बता दे 20 सवाल, तब पास हो जाए। होता भी है, मैक्सिमम आईटीआई में होता है, ज्यादातर में ऐसे ही पैसे ले देके। लेकिन जो बच्चा मेहनती है उनकी संख्या मात्र 5 या 7% ही है। हाँ दोस्त, ठीक ठाक है। चलो फिर शुरू करें प्रोग्राम जनरेटर का भाई। आ तो यूट्यूब वाले फंस गए जे, सुबह ही मिल गए ना। मैं बड़े अजीब है ये ना, मतलब कल मैंने जानबूझ के भी छुट्टी रखी, जैसे डीआरडीओ का पेपर आ गया तो मैं सोचा इनके मुझे 2-3 चैप्टर बच रहे थे, जैसे ग्रेविटी करवाना था उन्हें, थोड़ा सा ये करवाना था लेंस वेंस। मैं सोचा चलो एक दिन इनको पढ़ाता नहीं, मतलब आप लोगों की छुट्टी रखें, मैंने अपनी वो क्लासेज ले ली। तो शाम को मैं इस पे जेई वालों की वो ले रहा था कि सर क्या बात हो गई, आप विक्रांत बैच की क्लास छोड़ दिए, ये तो गलत कर दिया। मतलब क्या ही तो है लॉजिक, अजीब ही। चलो बच्चों, ये पढ़ लिया था हमने, स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग भारी है फील्ड पे, या फील्ड वाइंडिंग हमारी रोटर में है, डीसी सप्लाई देंगे, ये सब पढ़ लिया ना। साइलेंट पोल, सिलेंड्रिकल, ईएमएफ इक्वेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, आर्मेचर रिएक्शन। इसके बाद ये इक्वेशन थी, हमने देखा कि सिलेंड्रिकल में मैक्सिमम के लिए शर्त क्या है, डेल बराबर 90, अगर प्रतिरोध है तो डेवलप होने के लिए डेल बराबर या थीटा बराबर 180 माइनस डेल, या डेल बराबर 180 माइनस थीटा एस, यानी इम्पीडेंस कोण। थीटा एस का मतलब कुछ और बीमारी नहीं, ये होता है इम्पीडेंस या प्रतिबाधा कोण। तो डेल बराबर 180 माइनस थीटा एस, और डरना नहीं भाई, ये थीटा एस बराबर 180 माइनस के डेल, ये भी यही है बेटा, दोनों एक ही तो है भाई। डेल को या तो इधर लिख लो, या डेल को इधर लिखे इसे इधर लिख लो। चलिए फिर इसके बाद में हमने साइलेंट पोल को देखा। साइलेंट पोल में
रिलक्टेंस पावर अधिकतम मिलने की शर्त है डेल बराबर 45। इसके बाद साइलेंट पोल में हमने कहा कि अधिकतम पावर के लिए शर्त है डेल लेस देन 90। इसके बाद हमने आघूर्ण सीखा एक्स डी व एक्स क्यू का। जब हम मान निकालते हैं तो इसके लिए करते हैं स्लिप टेस्ट, और एक्स डी बराबर वी मैक्स बटे आई मिनिमम, एक्स क्यू बराबर वी मिनिमम बटे आई मैक्स। ये बेटा हमने देखो, ये सवाल ये जो डब्बे में बंद है ना, इन्हें छोड़ना मतलब आप ऑब्जेक्टिव को मिस कर देंगे। मैंने जो पढ़ाया ये ठीक है यार, बनवाया तो मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्रीम थी इस चैप्टर, इस पेज से, एक्साइटेशन को बदलने से क्या क्या बदल सकता है। तो रिएक्टिव पावर का मतलब है शक्ति गुणांक और वोल्टेज। टरबाइन के इनपुट को बदलने से टरबाइन का इनपुट बदलेगा बेटा गवर्नर सेटिंग से, आवृत्ति और एक्टिव पावर। ठीक है, एक्साइटेशन बढ़ाने से रोटर एंगल कम होगा, और एक्साइटेशन ये बढ़ाने से रोटर एंगल कम और घटाने से ज्यादा है। हमने पूछना है, देखिए वी कर्व सबसे फेवरेट बेटा ये है कि वी कर्व किस किस के बीच में खींचा जाता है, याद है, मानो ऑब्जेक्टिव है। फिर इसको जब बनाएंगे बस ये याद रखना है कि सबसे न्यूनतम आर्मेचर धारा कहां है, इकाई शक्ति गुणांक पर, मानो ऑब्जेक्टिव है ये। देखिए यहां से ज्यादा होना मतलब लैगिंग, यहां से कम होना लीडिंग। तो यूनिटी से यदि एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो लैगिंग की तरफ बढ़ेगा आर्मेचर करंट, और अगर यहां से हम लोग घटाएंगे तो लीडिंग की तरफ बढ़ेगा। फिर भाई हमने कहा जी इन्वर्टेड वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व इसे किस किस के बीच खींचा जाता है, आईएफ व पावर फैक्टर के बीच में। यदि यूनिटी से एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो लैगिंग की तरफ घटेगा, और अगर यहां से यूनिटी से एक्साइटेशन को घटाएंगे तो लीडिंग की तरफ घटेगा। ठीक है जी, चलिए यहां से बेटा आगे बढ़ेंगे। देखिए ये करा दिया तुम्हें विशेषता, कुछ विशेषता करा दी थी क्या मैंने? ओके, यही फाइनल था ना हमारा। चलिए बच्चों लिखेंगे सिंक्रोनस जनरेटर में, सिंक्रोनस जनरेटर की विशेषता। अंग्रेजी कितने नंबर की आ गई तुम्हारे पे? कल हमने तुम्हारे अंग्रेजी के 2-3 पेपर को एनालिसिस किया, इनके लिए तो कोई तैयारी की जरूरत ही नहीं। मतलब हमें किताब देखने की जरूरत नहीं। तो मैं वही बोल रहा था सैलन सर को कि अगर आप फ्री रहें तो इन बच्चों के पेपर से पहले तुम्हें ज्यादा नहीं चीजें सिखाने, तुम्हें है 3 की 30 की, अच्छा 10 की, तो जी टेंस पढ़ाने गुरु जी को। यार ऐसे सवाल भी आ रखे, राम फिर खाली स्थान है, गोइंग टू स्कूल, एम, इज, आर, इनमें से भरिए। मतलब ऐसे सवाल भी है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आर्टिकल इतने साधारण कि अगर किसी को ये पता है कि स्वर और व्यंजन ए ई आई ओ यू, बस टू द पॉइंट, बहुत छोटी छोटी चीजें है तुम्हारे पे। मतलब जो मेन इंग्लिश है ना वो नहीं है। तो हमें लग रहा था ना जब कि भाई पता नहीं इनके पास भी क्या आता होगा। तो कल देखा हम लोगों ने पेपर। सिंक्रोनस जनरेटर की जो विशेषता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहां हमें बेटा 2 विशेषता है जो खींचनी होती है, और ये पूछता है कि किसका जो व्यवहार है वो लीनियर है और या फिर नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले हम लोग खींचेंगे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, खुला परिपथ विशेषता, ओपन
सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिक खुला परिपथ विशेषता। देखिए जी, इसे ये बताएगा राकेश, किस किस के बीच खींचेंगे। अरे नालायक, सोर्स है इसे ओपन सर्किट वोल्टेज व एक्साइटेशन धारा IF के बीच खींचा जाता है। ये जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग है दोस्त। यहां पर लगा दिया एक वोल्ट मीटर, इसे कहा VOC। मतलब कुछ नहीं करना, फील्ड पर धारा बढ़ाते हुए जाना है और ये देखना है इससे आर्मेचर पर जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है वो कैसे हो रही है, क्योंकि उत्पन्न होने वाली वोल्टेज डायरेक्टली समानुपाती होती है फ्लक्स के, जो कि आपने EMF इक्वेशन में लिखा है। अब फ्लक्स कहां से आएगा बेटा? फ्लक्स आता है फील्ड धारा से। देखो जी, ये विशेषता जो बनती है इसमें खत्म करना है बेटा, ये साथ के साथ बना ले मेरे ना। ये बनाओगे फील्ड धारा और ये बनाओगे जी ओपन सर्किट वोल्टेज। देखो बच्चों, एक लाइन होती है जो प्रैक्टिकली नहीं है, मानी गई लाइन है। देखो, जो हवा होती है एयर गैप, वो कभी भी सैचुरेट नहीं होता। संतृप्त का, सैचुरेट का मतलब, हम कई बार ट्रांसफार्मर में इस शब्द को देख रहे थे। देखिए, सैचुरेट मैग्नेटिज्म में भी हमने देखा था ये। सैचुरेट का तात्पर्य ये होता है कि मान लिया आपने कुछ इनपुट दिया लेकिन अब आउटपुट नहीं बदल रहा, भाई सैचुरेट हो जाए। कई बार हम पढ़ रहे होते हैं लगातार, हम कहते भी है कि सर अब इनपुट, अब कुछ जा नहीं रहा दिमाग में, दिमाग सैचुरेट हो गया। मीन्स हम कुछ इनपुट दे रहे हैं लेकिन दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो होती है सैचुरेट की कंडीशन या स्थिति। देखो जी, जो एयर गैप होती है वो कभी सैचुरेट नहीं होती बेटा। तो एयर गैप जो लाइन है ये जनरली एक मानी गई लाइन है, प्रैक्टिकली नहीं है। तो एयर गैप तो सदैव लीनियर है। रेखीय का मतलब है कि भाई अगर आप फाई को या IF को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज इसमें बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम बेटा जनरली वाइंडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि एयर गैप। तो वाइंडिंग एक लिमिट के बाद में यदि आप करंट देंगे भी लेकिन इसमें फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा, वो हो जाएगी सैचुरेट। तो यहां से जब हम विशेषता खींचेंगे तो यहां से अपना चलता जाएगा इसी लाइन के साथ। ये होती है OCC। देखो बेटा, यहां से पहले पॉइंट ए देखो, ये कहता है, ये कहलाता है अनसैचुरेशन रीजन, असंतृप्त रीजन। अनसैचुरेशन रीजन
यानी कि इनपुट अगर देंगे IF तो वोल्टेज इसी हिसाब से बढ़ेगा। किस तरह की देखने को मिलती है विशेषता अनसैचुरेशन रीजन में? किस तरह की विशेषता है? रेखीय। तो यहां मिलती है ये रेखीय। ये कहलाता है भाई आगे सैचुरेशन। सैचुरेशन रीजन। देखो जी, ये एक लाइन पर नहीं है, इनपुट कुछ और हिसाब से दिया, आउटपुट कुछ और हिसाब से आया है, ये कहलाती है अरेखीय यानी कि नॉन लीनियर। तो कुल मिलाकर अगर हम ओवरऑल देखें प्यारे बच्चों, तो क्या ओवरऑल अरेखीय है? नहीं, कहने क्यों नहीं है? अगर मैं यहां से यहां पूरी को देखता हूं, दो हिस्सों में ना तोड़ के एक को देखूं, तो यहां से यहां तो मुझे अरेखीय देखने को मिलेगी ना। अगर मैं दो में ये देखता हूं कि भाई आपसे सवाल ये हो कि अनसैचुरेटेड रीजन में क्या स्थिति है, आप कहेंगे जी रेखीय। और सैचुरेटेड में क्या है, आप कहेंगे जी नॉन लीनियर। विशेषता किस किस के बीच खींची जाती है? IF और ओपन सर्किट वोल्टेज। फिर बेटा एक और विशेषता है जिसे आप कहोगे शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये फिर से दो के बीच में खींची जाती है। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम दो के बीच में खींचेंगे। अब देखिए किस किस के बीच में। इसे शॉर्ट सर्किट धारा व फील्ड धारा के बीच खींचा जाता है। शॉर्ट सर्किट करंट व फील्ड धारा, यानी कि I शॉर्ट सर्किट वर्ज फील्ड धारा। तो भैया ये बना जी शॉर्ट सर्किट करंट और ये बना फील्ड करंट। बेटा ये विशेषता कभी भी अरेखीय नहीं होती, ये विशेषता हमेशा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा बनेगी रेखीय यानी कि लीनियर। ठीक है जी, हमेशा कैसी बनेगी? लीनियर। ओपन सर्किट विशेषता कैसी? बोलो यार, नॉन लीनियर। वो हमेशा कैसी? लीनियर। अगर इसमें भी पूछे तो अनसैचुरेशन में लीनियर, सैचुरेशन में नॉन लीनियर। बनाओ जल्दी से। मतलब हम बहुत टू द पॉइंट बात कर रहे हैं भाई दोस्त, इसमें से भी इंपॉर्टेंट मत छांटने लग जाना। तो कल जो ब्रेक मिला आपको तो उसमें तो पूरा पढ़ा होगा ना आपने, रिवाइज पूरा हो गया होगा है? या कल बस नींद पूरी करी? भाई दो चीजें थी कल का ब्रेक, या तो क्योंकि थकान भी लग रही थी है तो नींद पूरी करनी थी या फिर रिवाइज करना था। तो आप कौन सी वाली कैटेगरी में थे? अरे झूठ बोल रहे हो हैं? दोनों वाले। ठीक है, आगे बढ़े फिर।
अरे लाइनें तो खींचनी, जल्दी खींचो। सभी के लिए मैं ये कहूंगा कि पैसे खर्च उचित जगह करना कोई पाप या गुनाह नहीं है। आपको देहरादून में तब तक रुकना ही है जब तक कि पेपर ना हो जाए, है ना। और अभी तो पेपर का ही लक्ष्य रखो। तो पेपर हो भी सकता है भाई नवंबर में हो जाए, हो सकता है दिसंबर में, जब तक कोई डेट फिक्स ना हो तब तक तो कुछ कह नहीं सकते। चलो, एक बोतल आती है मिल्टन की जिसमें पानी रहता है गर्म, ठीक है जी। और सुबह ही उसमें चाहे क्लास हो ना हो गर्म पानी करो, थोड़ा सा इसमें अदरक डाल लो, वैसे इसमें भर लो। यहाँ हल्के से गर्म पानी का यूज करेंगे, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। ज्यादातर लोग बाहर से हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करता है। अभी 9 बजे इतनी तेज धूप निकलेगी, तुम्हें लगेगा कि सर्दी ही नहीं है, हैं? नहीं, पानी नहीं है यहाँ। टेम्परेचर एक दिन में 3 बार चेंज होता है, तो तबीयत खराब होने का रिस्क मत लो, ठीक है। कंपनी भी बता दी मिल्टन की आती है, यही बाहर पे दुकान है। रास्ते पे जैसे जाएंगे तो बहुत सारे ये बने हुए मार्केट ना, छोटे छोटे अर्बन, और ये क्या इधर परफेक्ट वैल्यू, इधर ये एनबी मार्ट, किसी में जाएंगे जब 300 रुपए के आसपास की आती होगी, 300-400, गर्म पानी रहेगा, ठीक है। कितने की? अरे नहीं नहीं, वो तो महंगी वाली, वो थोड़ा ही, वो तो हम भी नहीं पीते उसमें, तो हम भी सस्ती वाली में पीते हैं। कोई और कंपनी के ले लेना। चले बेटा, इसमें नेक्स्ट लिखेंगे। देखिए, जब हम इन प्रतिबाधा को एक साथ बनाते हैं, बेटा जब इन प्रतिबाधा को हम एक साथ बनाते हैं तो हमें मिलता है, जब इन विशेषता को एक साथ बनाते हैं तो हमें मिलती है प्रतिबाधा। देखिए, जो प्रतिबाधा होती है ये होती है ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट। ओपन सर्किट वोल्टेज बटे शॉर्ट सर्किट करंट, ये प्रतिबाधा निकालने का तरीका है दोस्तों। अब देखना है, आपने जो विशेषता खींची है ये तो है OCC, और ये खींची है आपने SC से, यही तो है। हमने काम कर लिया जी, हमने कहा कि जी देखो ये वाला जो रीजन है भाई, यहां ये सैचुरेशन पॉइंट है। हुँ? इससे पहले अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, और भैया इसके बाद का ये वाला जो रीजन है ये है सैचुरेटेड।
देखो इससे पहले आप जब ये भी लीनियर है तो ये भी लीनियर है, तो ये जो इंपिडेंस हमें देगा, मान लिया मैं कहीं भी इसमें अनसैचुरेटेड में कहीं भी कोई लाइन अगर खींचता हूं, तो देखो जी मान लिया हमने कहा जी ये ए है और ये पॉइंट बी है और ये सी है, तो ये हमेशा मुझे देगा अनसैचुरेटेड इंपीडेंस। हमने कहा जी अनसैचुरेटेड का मतलब है यूएस, असंतृप्त, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है इसलिए लिखा रहा हूं प्रतिबाधा। तो जब भी हम अनसैचुरेटेड रीजन में लिखेंगे तो आप यहां के बजाय लाइन यहां ही खींचिए, क्योंकि लीनियर है दोनों, जब लीनियर होती है तो स्लोप भी एक। तो हमने खुली वोल्टेज जो है सी से ए तक, ए सी बटे में बी सी। फिर यदि हम कोई लाइन बेटा सैचुरेटेड रीजन में खींचे, मान लिया हमने कहा जी ये ई है, ये एफ है, ये जी है, तो जेड ऐसे से कहा जाता है सैचुरेटेड प्रतिबाधा। सैचुरेटेड प्रतिबाधा जब हम लिखेंगे तो ये बताइए वोल्टेज पर कौन सा पॉइंट टच है, जी से लेकर ई तक, ई जी बटे करंट वाली पे कौन सा है, एफ जी। कुल मिलाकर मेरे लिए ये जरूरी नहीं था, जरूरी ये बिंदु है, हमेशा याद रखिए अनसैचुरेटेड प्रतिबाधा सदैव सैचुरेटेड प्रतिबाधा से अधिक होती है। भाई देखो उसके लिए तो वोल्टेज बढ़ गया, लेकिन इसके लिए वोल्टेज करंट बढ़ा लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ा इतना, क्योंकि सैचुरेट हो गया। तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव है ये हमेशा याद रखिए कि अनसैचुरेटेड प्रतिरोध या प्रतिबाधा सदैव सैचुरेटेड प्रतिबाधा से अधिक होता है। अनसैचुरेटेड बार बार बोल रहा हूं हिंदी में, असंतृप्त प्रतिबाधा, प्रतिबाधा सदैव सैचुरेटेड प्रतिबाधा से अधिक होता है। तो ये पॉइंट भूलना नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखिए भाई एक शब्द और होता है, फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, शॉर्ट सर्किट रेशियो। अरे यार एससीआर से याद आ गया, थोड़ा कुछ मनोरंजन ही कर लें। एससीआर ये लड़का बताएगा। हाँ दोस्त, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ा है ना, पूरा करा है यार। इसमें कितनी परत या लेयर होती है, अब तो ये चलेगा यार, पेपर में कहीं एक ही विषय से एक ही चैप्टर से पूछेगा कितनी लेयर होती है। नहीं वो लड़के को पता है, जिससे पूछ रहा टोपी वाले के बराबर में। चार कौन सी, कौन सी, नीटू सक्सेना जी 7 बता रहे भाई, यार तुम भी कौन सा कम हो। 7 नहीं शायद 10 होती है, हमने तो 10 सिखाई थी। डिलीट क्यों कर दिया मैसेज, कौन कौन सी है दोस्त, 4। अरे बता दे, ऐसे जुल्म क्यों कर रहा। शायद ये पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट में लिखा रखे। और अच्छा चल ये बता दे कितने टर्मिनल, 1 3, कौन कौन से, एमीटर बेस कलेक्टर, सही बात है।
ये एमीटर किसे क्या समझते हो? एमीटर से क्या समझते हो? फंस गया दोस्त। एनोड, कैथोड, गेट। अब एमीटर से बोला तो ये तेरे बराबर वाला टोपी वाला लड़का बताएगा एमीटर से क्या समझते हो। बताओ कि एमीटर तो जी क्या समझना है, एमीटर से एमीटर समझ में आया? क्या समझते हो एमीटर से? अरे सर कैसा जुल्म कर दिया। एमीटर से रोकी भाई लिख रहे हैं एमीटर से एनोड। अरे वाह, बालमुकुंद जी एमीटर से क्या समझते हो फिर? ट्रांजिस्टर में मीटर बेस कलेक्टर होता है, तो मीटर की सर मीटर में सर डोपिंग सबसे ज्यादा होती है। अरे चार्ज कैरियर की एंट्री एमीटर से ही होती है। हाँ, एमिट करता है सर, वो वहीं पे और सर कलेक्टर होता है उसका सर एरिया बना होता है, क्योंकि सर तापमान वहीं से फिर फेस होता है उसकी, मतलब जो सबसे एमीटर बेस कलेक्टर सर जैसे इनपुट इम्पीडेंस, मतलब एमीटर में लो और फिर लो मीडियम हाई, उसके बाद सर आउटपुट इम्पीडेंस हाई मीडियम लो होता है सर। कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा, सबसे कम कौन? एरिया सर सबसे ज्यादा कलेक्टर होता है सर। सबसे कम किसका? सबसे कम डोपिंग कहाँ? 5%। बेस सबसे कम ना? सर्वाधिक। रुक जाओ अभी। चल विनय बाबू, अर्ली इफेक्ट क्या होता है? इन बच्चों के लिए थोड़ा सा हाई टॉपिक था ये, तो मेरे लिए ठीक है बेटा। अर्ली इफेक्ट नालायक मुर्गा बना के कूटूंगा, बता रहा हूं। एचसीआर में कहां से अर्ली इफेक्ट आ गया? ले देख, और मैं आज गुरुजी को बताऊंगा क्योंकि गुरुजी ने तुम्हारे पे 2 महीना मेहनत करी है। हैं? ये क्या बहाना है? तुम मेरे से सवाल पूछो और मैं ये कहूं कि रिवाइज करूंगा। अब पेपर देने के लिए जा रहे हो तो मीन्स डेली रिवाइज होना चाहिए, नहीं चीजें तो। तेवतिया क्या होता है? क्या होता है? ऐसे कुछ चौड़ाई सर बढ़ जाती है उसकी। डेफिनेटली सही। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से कलेक्टर बेस जंक्शन की विड्थ, जो जो डिप्लीशन लेयर है ना, वो बढ़ रही है मोटाई। ठीक है, अर्ली इफेक्ट कम हो जाएगी क्योंकि डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है। टाइमिंग पूरे बीजेटी में ही है, टाइमिंग का खेल। टाइमिंग से नहीं हमने पढ़ा, हमें पता पूरा बीजेटी जो काम करता है ये माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, इस रेंज में है पूरे की वर्किंग। चलो भाई मत पढ़ो यार, ये तो एससीआरएम लिखा रहे थे तो हमारे याद आ गया कि थोड़ी मजाक कर ली जाए फिर। ये होता है शॉर्ट सर्किट रेशियो। शॉर्ट सर्किट रेशियो एससीआर बराबर में ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए फील्ड धारा बटे
शॉर्ट सर्किट धारा के लिए फील्ड धारा, बेटा ऊपर भी फील्ड धारा नीचे भी, कोई इकाई होगी क्या? नहीं। SCR की कोई इकाई नहीं होती। SCR की कोई इकाई नहीं होती। ये याद रखो आप ना पेपर में, नहीं तो ये डायग्राम भूल जाएंगे, ये पॉइंट याद रखो आप। है? नहीं नहीं, अरे नहीं, देखो ये भी सेम बढ़ेगा, ये भी, दोनों अगर सेम बढ़ रहे हैं तो ये वाला एक तरह से जो वैल्यू आएगा ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। देखो अब करंट तो सेम बढ़ रहा है, करंट नीचे आएगा ना, लेकिन वोल्टेज अब उसके साथ नहीं बढ़ रहा, उस स्लोप के वोल्टेज अब गिरना शुरू हो गया, तो ऊपर वाला जब मान गिरेगा नीचे वाला मान बढ़ेगा, तो वैल्यू गिरेगा टोटल। तो देखने की बात नहीं है, तुम्हें अगर ये दिख रहा है बढ़ गया तो ये भी तो बढ़ गया। अगर देखो ये लाइन ऐसे होती तब समान होता, क्योंकि करंट बढ़ा है तो वोल्टेज भी बढ़ी है, लेकिन ये करंट बढ़ा है वोल्टेज घटा है, तो इसीलिए ये हो गया जी सैचुरेशन में कम। अनसैचुरेटेड हमेशा देखो, चाहे आप यहां निकाल दो चाहे यहां निकाल दो, अनसैचुरेटेड रीजन में कहीं भी इंपीडेंस निकालोगे बच्चों वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो अनसैचुरेटेड जो इंपीडेंस है वो रहेगा हमारा स्थिर, लेकिन जैसे जैसे IF बढ़ेगा इसका मान गिरता जाएगा। और दोनों में जो रिलेशन है ये ज्यादा पूछता है कि अनसैचुरेटेड जो प्रतिबाधा है ये सैचुरेटेड प्रतिबाधा से हमेशा ज्यादा होगी। ZUS, U का मतलब यहां अनसैचुरेटेड, ZS जो हमने लिखा है ये इसका मतलब है सैचुरेटेड। बना लीजिए, ये लाइन जरूर याद होनी चाहिए, चाहे डायग्राम को याद रखो ना रखो। जैसे ये फॉर्मूला हमने लिखा है बेटा, ये फॉर्मूले पे आपको बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूले का जैसे स्टेटमेंट दे दिया, और कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है कि निम्न में से गलत कौन सा है, जनरेटर से निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ये दिमाग में होना चाहिए कि भाई SCR का मतलब है ऊपर भी फील्ड धारा, लेकिन किसके लिए? कॉपर के लिए। नीचे भी फील्ड धारा, लेकिन किसके लिए? शॉर्ट सर्किट करंट के लिए। तो SCR ऊपर भी फील्ड धारा नीचे भी, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होगी। चलो जी नेक्स्ट लिख लो बेटा। वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इसमें लिखेंगे, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में सीख के आते हैं बेटा, सेम यहां पर हमें लिखना है और सीखना है। क्या हुआ? तबीयत खराब हो रही है? दवाई दवाई ले लिया करो भाई अपना। देखो जी, जैसे हमें ट्रांसफार्मर में पढ़ने को मिला वोल्टेज रेगुलेशन, यहां भी यही है। लोड को हटाने से टर्मिनल वोल्टेज पर जो बढ़ोतरी है वो कहलाती है वोल्टेज रेगुलेशन। भाई लोड को कम करेंगे वोल्टेज बढ़ेगा, बढ़ाएंगे तो कम होगा, फ्लक्चुएशन ही तो हो रहा है लोड के साथ साथ। तो हम लोग ये कहेंगे कि देखिए जी, वोल्टेज रेगुलेशन चेक करते समय एक्साइटेशन
को परिवर्तित मत कीजिए, वो सेम रखिए। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन वही ट्रांसफॉर्मर वाला है। यहां भी हम लोग कहते हैं कि लोड के कम होने के साथ टर्मिनल वोल्टेज में बढ़ोतरी होना ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन लिखते समय वोल्टेज रेगुलेशन के समय एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखते हैं। एक्साइटेशन को स्थिर रखते हैं। लोड के कम होने के साथ टर्मिनल वोल्टेज में बढ़ोतरी होना ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। इसी को दूसरे रूप में ये भी लिख सकते हैं। देखो अगर सूत्र के रूप में लिखेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर वही सेम चीज बेटा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज। याद रहेगा भाई। देखो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के जो मेथड है, आपको इनकी डिटेल में नहीं जाना। जैसे डिटेल में तो इनमें जेई में भी नहीं आती। ये मेथड के नाम आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा मेथड नहीं है, किसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक मिलता है, कौन सा अच्छा मेथड है, कौन सा बेकार मेथड है। देखो वोल्टेज रेगुलेशन के निकालने के जो नियम है, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ईएमएफ मेथड। जो ईएमएफ मेथड है इसी को बेटा हम सिंपली कहते हैं इम्पीडेंस मेथड के नाम से भी। ठीक है जी, इसी को कहेंगे हम इम्पीडेंस मेथड भी। इसमें याद ये रखना है, देखो एक एक लाइनें लिखा रहा हूं लेकिन काम की चीज है। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक आता है क्योंकि इसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को एक काल्पनिक प्रतिघात से प्रदर्शित करते हैं। यह एक
पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है, अरे वाह, निराशावादी विधि है। सिर्फ इतना बनाइए, लिखिए, याद रहेगा दोस्त। ये ज्यादा पूछता है कि जो ईएमएफ मेथड या एम्पीडेंस मेथड है, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम मिलता है, अधिक मिलता है तो अधिक मिलेगा। वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक मिलना मतलब बेकार है। क्यों है? क्योंकि इसमें आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को एक प्रतिघात XAR से प्रदर्शित किया जाता है। फिर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा दिखेगा, ज्यादा दिखना वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। ये होता है ईएमएफ मेथड। एक होता है एमएमएफ, फुल फॉर्म कौन बताएगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इकाई कौन बताएगा? एम्पियर टर्न है। अब जय प्रकाश बताएगा एम्पियर टर्न बराबर कितने गिलबर्ट लिखते हो? ओ, ये हम आजकल जैसे बच्चों को ये भी रहता है ना कि थोड़ा सा अच्छे लेवल के एग्जाम के भी अपना ऑब्जेक्टिव लगा लें। मैं शाम को 7 बजे आज, जैसे कल मैंने 1 घंटे की क्लास ली थी एसएससी जेई के ऑब्जेक्टिव, मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी है। आप लोग उस क्लास को भी देख सकते हो, वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। उसमें भी वही, कल हमारा सबसे पहला वही बैटरी वाला था जो तुम्हें पढ़ाया। तो इसमें एसएससी जेई में कोर जो सब्जेक्ट है, जैसे मशीन, बेसिक, पावर, मेजरमेंट, एस्टिमेटिंग, सिर्फ यही सिलेबस होता है। तो आप लोगों के लिए कोई नुकसान नहीं, फायदा हो सकता है। देखो एमएमएफ की मतलब होता है दोस्त एम्पियर टर्न से, इसे एम्पियर टर्न विधि के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम मिलता है। देखो कैसे, इसमें याद ये रखना कि इसमें आर्मेचर लीकेज प्रतिघात को भी अतिरिक्त एम्पियर टर्न से प्रदर्शित कर लेते हैं। एम्पियर टर्न से प्रदर्शित कर लेते हैं। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम होता है। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम होता है। कौन सा मेथड है? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। ये बहुत पूछता है पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। देखो भाई एक और है जिसे कहते हैं पोर्टियर ट्रायंगल विधि, और एक इसी को हम लोग पोर्टियर ट्रायंगल को ही जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड, तो ये लिख लो, सबसे अच्छा होता है। वैसे तो एक और भी है बेचारा अमेरिकन स्टैंडर्ड, लेकिन इसे आप लोगों को लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ अति हो जाएगी फिर तो। नेक्स्ट लिखो,
हम्म हम्म अमेरिकन स्टैंडर्ड, इन तीनों में तो यही है। अमेरिकन स्टैंडर्ड में अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, लेकिन ये आएगा नहीं आपके लिए ना। एक हमारे पास में अमेरिकन अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। तो वैसे वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हम ज्यादातर आजकल इसे यूज करते हैं, और फिर इसी का ये एमएमएफ का मॉडिफिकेशन है। ये एमएमएफ विधि का मॉडिफिकेशन है। यह सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन देता है। लेकिन इसे हम लोग बहुत एक्यूरेट नहीं मानते, क्योंकि इसमें हमें काफी अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, इसलिए मैंने ज्यादा लिखाता नहीं इसको। एएसए बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड इसको। नहीं पूछेगा, इसको एक साथ नहीं लिखेगा, चारों में पूछेगा तो फिर इसी को टिक लगाना पड़ेगा। मतलब ये मानो कि ये तो फिर चर्चाएं जो होती है ना, ये तब होती है जब गेट वेट की क्लास ले रहे हो ना, बहुत डीपली डिस्कशन तब होता है। मतलब एक कंडीशन में हम इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा हमें करना पड़ता है। देखो हमने पहला अप्रोक्सीमेशन तो इसमें किया, फिर इससे भी हमने और अप्रोक्सीमेशन करके ये बनाया, तो ये हमारा बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हमारा सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन देगा। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन आपके पास में जो आएंगे ये ए बी सी में से आएगा। विशेषता हो गई पावर इक्वेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, बचा पैरेलल ऑपरेशन। चलेगी भाई, आगे लिख लिया सबने। नेक्स्ट देखिए समांतर ऑपरेशन। भाई जनरेटर के लिए पैरेलल ऑपरेशन की जो शर्त है, ये है ना कि मेथड से ज्यादा शर्त जरूरी है। तो शर्त है, हाँ भाई क्या क्या है, समान वोल्टेज। भाई जितने भी मशीन को आप समांतर में जोड़ोगे, समान वोल्टेज है जी। अरे वाह, समान आवृत्ति, और फिर समान फेज। ये मानो दोस्त की पेपर के लिए तो ये है जो खास है। ट्रांसफॉर्मर थोड़ा ही है ये। अरे यार आज हम चैटिंग ऑफ करना ही भूल गए। सर जी साफ नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, मत देखो बेटा क्लास। आप लोग भूल क्यों जाते हो? आप क्लास मेरे लिए नहीं देख रहे हो, खुद के लिए देख रहे हो। साफ नहीं दिख रहा है तो मत पढ़ो। पढ़ने वालों के लिए कंपटीशन तभी तो कम रहेगा।
है कि नहीं, तभी तो मजा है। जबकि ये तो वो नेचुरल कलर है, नॉर्मली व्हाइट बोर्ड होता है, मार्कर से काले से लिखते हैं। खत्म तो हो गया, आप थोड़ा ही। तो सर सिंगल फेज में जैसे ट्रांसफार्मर में है, तो सर सिंगल फेज में पोलैरिटी होता है सेम, और उसमें फेज सीक्वेंस सर हाँ, फेज सीक्वेंस का मतलब सिंगल फेज में होता ही नहीं ना। हाँ सर, और 3 फेज में मतलब तो फेज सीक्वेंस कहोगे तो उसी का मतलब आपने पोलैरिटी प्रदर्शित कर दिया ना। पोलैरिटी तो होना मतलब आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो उसके बिना तो काम चलना ही नहीं है। लिखेगा ही नहीं आपको, 3 या सिंगल लिखेगा, ट्रांसफार्मर में समांतर के लिए जरूरी है पोलैरिटी है। किसकी? सिंक्रोनस जनरेटर की बढ़िया होती है 90% तक। लिखा ही नहीं थे तुम्हें हमने जब हाइड्रो पावर प्लांट और ये सब पढ़ा रहे थे, हमने लिखाया था कि बॉयलर की भी अच्छी है, जनरेटर की भी अच्छी है, टरबाइन की कम थी। मोटर हमारा जल्दी, जितना हमें आज टाइम लगा है ना इसमें, लगभग 1.5 घंटे में हमें सिंक्रोनस मोटर निमट जाता है। मोटर में हमें सब करने की जरूरत नहीं है ना, फिर जो
जैसे कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिखी, ये सब हमारी वही काम आ जाएगी। इक्विवेलेंट सर्किट भी वही, बस उसमें करंट की दिशा बदलनी है हमें, और कुछ नहीं करना। जैसे पावर इक्वेशन लिखवाई, डायरेक्ट लिख लेंगे उसे हम। मोटर में भी वही सेम है, V पावर बराबर VEF XX साइन डेल। चलिए जी, इसमें जो विधियां होती है, एक होती है डार्क लैंप मेथड, यानी कि तीनों जो लैंप है वो एक साथ जलेंगे और एक साथ बुझेंगे। इसे आप 3 ब्राइट लैंप मेथड के नाम से भी जान सकते हैं। देखो भाई बच्चों, इसमें होता ये है कि इसमें हम लोग ये पहले से जो मशीन है ये चल रही है, और ये हम लोगों ने बना रखे हैं, देखिए बस बार। ये इनकमिंग मशीन यानी जिसे हम पैरेलल में लाना चाहते हैं। तो सवाल क्या है, एक तो इसका नाम जरूरी है, भाई विधियां कौन कौन सी है, ये भी सवाल आ जाता है। निम्न में कौन सी विधि समांतर के लिए यूज नहीं होती। तो डार्क लैंप मेथड में याद रखिए कि जो लैंप है ये सीधे फेज में कनेक्ट होते हैं। मतलब जैसे ए है तो ये है R, ये Y और B, सीधे फेज में कनेक्ट है? सिंगल फेज है ये। 3 RYB 3 नहीं है, ये लगा रखा है हमने स्विच, ये 3 अलग अलग स्विच है और हैंडल से हम लोगों ने तीनों को जोड़ रखा है। यानी कि हम लोगों ने अलग अलग फेज में अलग अलग, यानी कि सीधे लैंप लगा दिए। जो 2 ब्राइट लैंप मेथड है इसमें जो एक है वो सीधा लगेगा, 2 क्रॉस फेज में लगेंगे, मतलब अपोजिट करके। तो देखो इसमें याद ये रखना है आपको कि जब ये तीनों लैंप एक साथ, इस स्टेटमेंट को सुन लीजिएगा, जब तीनों लैंप एक साथ जलते हैं, बुझते हैं, और जब जल रहे हैं, ब्राइट कर रहे हैं, तो सेम ब्राइटनेस से चमकते हैं। जब तीनों लैंप एक साथ ब्राइट करे, एक साथ डार्क हो जाए, और जब ब्राइट करे तो समान ब्राइटनेस से अगर चमकते हैं और फ्लक्चुएशन ना हो। भाई फ्लक्चुएशन होगा तो मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। तो तीनों के तीनों सेम ब्राइटनेस से अगर चमकते हैं तो हम कहेंगे कि समांतर ऑपरेशन होने की शर्त संतुष्ट हो जाती है, और आप डायरेक्टली इस मशीन को, हैंडल को खींचकर इसके साथ में पैरेलल में जोड़ दीजिए। कमाल की चीज है ये, आज भी मैक्सिमम पावर स्टेशन में मैनुअली किया जाता है। फिर हमें एक समस्या देखने को मिली इसमें कि तीनों लैंप, जब हम हैंडल को खींच रहे हैं, तीनों लैंप के जलने का लगभग मध्यकाल, मध्यकाल का मतलब है कि अगर ये 2-2 सेकंड जल रहे हैं तो अंदाजन लगाते हैं कि लगभग 1 सेकंड कि ब्राइट हुआ, 1 सेकंड। तो हम बल्ब के चमकने के मध्यकाल में स्विच को बंद करते हैं। तो कई बार ये समस्या आ जाती है कि इंसान है, इंसान की आंखें इतनी कैपेबल नहीं है कि इस चमक को हम अंदाजा लगा सके कि भाई समान चमक है। तो इंसान के द्वारा एरर आने की संभावना हमेशा रहती है।
फिर एक और मेथड अपनाया, इसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया, लेकिन इनमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें मिला नहीं। फिर एक और तीसरा अपनाया जो आज की डेट में हम वर्तमान में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, सिंक्रोस्कोप, जिसे पैरेलल ऑपरेशन करवाने का बेस्ट विधि कहा गया है। देखो जी, इसमें याद रखिए बेटा, मान लिया आपको डायग्राम में ये कहें कि जो बल्ब, ऐसा कौन सा पैरेलल ऑपरेशन का विधि है जिसमें लैंप सीधे जोड़े जाते हो, तो 3 डार्क या कहें 3 ब्राइट लैंप मेथड या डार्क लैंप मेथड। अब सिर्फ इसमें 2 लाइनें लिखेंगे, जब लैंप एक साथ चमकते हो व एक साथ बुझते हो, जब लैंप एक साथ चमकते हो व एक साथ बुझते हो तथा चमकने के समय समान ब्राइटनेस हो, वह लैंप में कोई फ्लक्चुएशन ना हो, तो समांतर की शर्त संतुष्ट हो जाती है। ठीक है जी। अब भाई ये जरूर याद रखें, जो हमारा लाइनें इसमें भी सेम है, दूसरा है हमारा 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैंप मेथड। टू ब्राइट एंड 1 डार्क लैंप मेथड। अब इसमें जरूरी है कि आपसे पूछा जाए कि भाई लैंप को किस प्रकार से आप जोड़ते हैं। देखो जी, इसमें जो आप लैंप को कनेक्ट करेंगे या जोड़ेंगे, तो सर मतलब लैंप चलता रहेगा। हाँ, तो गलत कनेक्शन होगा, या तो बिल्कुल जलेगा ही नहीं या लगातार जलता रहेगा। बुझना भी चाहिए ना, जब एक बार ब्राइट किया तो उसके बाद डार्क भी होना चाहिए ना। डायरेक्ट सप्लाई अगर है, इधर से ये है जिसे कनेक्ट करना है, रास्ता इसके साथ क्लोज हो गया, लैंप अपने जलना शुरू कर गए। लगा रखे ना, देखो सीधे फेज में मैंने। अगर इनमें फ्लक्चुएशन होगा तो इनमें फ्लक्चुएशन तभी देखने को मिलेगा जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी अलग होगी। अगर देखो इनके जलने के अलग अलग समय होगा, पहले ये जल गया, फिर ये बुझ गया, ये जल गया, तो इसका मतलब फेज सीक्वेंस गलत है। और अगर एक तेज जल रहा है या ये पूरे तरह से जल नहीं पा रहे, ब्राइट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब इनकी वोल्टेज लेवल इससे डिफरेंट है। तो हमने कहा जी 3 चीजें संतुष्ट होनी चाहिए। अगर इसमें फ्लक्चुएशन है तो मतलब आवृत्ति डिफरेंस है। यदि जलने के आगे पीछे, जैसे पहले L1 जल गया फिर ये बुझ गया तो L2 जल रहा है, यदि है तो फेज सीक्वेंस गलत है। अब यदि चमक असमान है, एक की कुछ और है, दूसरे की बढ़िया तेज है, तो मतलब वोल्टेज इसका और इसका डिफरेंट है। अब अगर ये तीनों चीज है, एक साथ जल रहे हो, एक साथ बुझ रहे हो, बढ़िया। दूसरा कंडीशन है फ्लक्चुएशन ना हो,
मतलब आवृत्ति बढ़िया। तीसरा, सेम चमक के साथ चमक रहे हो, अच्छा मतलब वोल्टेज, तीनों संतुष्ट है, अपना बंद करेंगे, पैरेलल में चलाएंगे। तो भाई ये काम ही नहीं करेगा ना, खराब हो गया। हमने क्या लिखा, तीनों एक साथ। अब एक नहीं जल रहा है तो मतलब एक लैंप खराब है, उसे बदलो फिर चेक करो। हाँ यार, ये तो अलग अलग रास्ता है ना, ये तो अलग अलग फेज में लगा रखे हैं ना हमने। एक खराब हो गया, दो जल रहे, तो हमने कहा भाई तीन चाहिए थे, हमने कहा मेथड सही संतुष्ट नहीं हो रहा है, एक को बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देखो इसमें हम लोगों ने क्रॉस फेज में लगाए हैं, एक लैंप को हमने सीधा लगा दिया, ये देखो, और बाकी दो को हमने एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये, फिर बाकी एक टर्मिनल ये एक टर्मिनल ये, इसमें सीधे फेज में है। एक को सीधा रखा और दो को क्रॉस फेज में लगाया। हम लिख भी लेते हैं, एक को सीधे फेज में व एक को क्रॉस फेज में लगाते हैं। तीसरा जो विधि है ये है जी, ये आता है जी पेपर में, और इसे लिखेंगे कि यह बेस्ट मेथड है दोस्त। इसमें लिखना है यह बेस्ट विधि है। इसमें ये मार्क कर लो, अगर ये पॉइंटर क्लॉकवाइज में भागा तो मतलब आने वाली मशीन तेज चल रही है, कम करिए। यदि इधर है तो मतलब ये स्लो है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। सिंक्रोस्कोप एक बेस्ट विधि है। ज्यादातर इनके कंडीशन शर्त पूछता है आप लोगों से। शर्त कौन कौन सी है? समान वोल्टेज, समान आवृत्ति, समान फेज सीक्वेंस। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको कहा जा सकता है कि निम्न में समांतर ऑपरेशन के लिए जरूरी शर्त नहीं है, और 3 ये दे दे और डी में कुछ और लिख दें। तो समान वोल्टेज, समान आवृत्ति, समान फेज सीक्वेंस होना ये जरूरी शर्त है। अब डार्क लैंप मेथड में तीनों लैंप एक साथ जलें, बुझे, समान चमक के साथ और फुल फ्लक्चुएशन ना हो, तो हम लोग कहेंगे शर्त संतुष्ट होती है। टू ब्राइट लैंप मेथड में एक को सीधा और दो को क्रॉस फेज में जोड़ेंगे। अब एक का बुझना, इसमें लिख भी दूं भाई, जब एक लैंप L2, देखो L2 बेटा ये सीधे फेज में जुड़ा है, L2 डार्क हो तथा दो लैंप L1 व L3 समान चमक से चमकते हो। हाँ, कहा? हाँ, एक को सीधे व दो को क्रॉस फेज में लगाते हैं। जब एक लैंप L2 डार्क हो तथा दो लैंप L1 व L3 समान चमक से चमकते हो, तो समांतर की शर्त संतुष्ट हो जाती है।
हाँ भाई, आर्मेचर नहीं आप नहीं, ये लड़का इसके बराबर में है। आर्मेचर रिएक्शन है लैगिंग में, 0 पावर फैक्टर लैगिंग पर क्या स्थिति होती है? मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, क्रॉस मैग्नेटाइज। बताओ जी। अरे उस मेथड का ही नाम वो है, 2 ब्राइट और 1 डार्क। तो 2 का समान ब्राइट और 1 का डार्क होना तब संतुष्ट होती है। बता भाई, 0 पावर फैक्टर लैगिंग पर आर्मेचर रिएक्शन। अरे ये बताएगा हैं? और अंडर एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड। जनरेटर ही तो पढ़ा रहा हूँ अभी। अभी जनरेटर पढ़ा रहा हूँ तो उससे जनरेटर ही तो पूछूंगा। चल छोड़, तो पावर डेवलप होने का जो सूत्र है वो बता दे। पावर का सूत्र बता दो जनरेटर। जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है ये? कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। चलो जी, समाप्त। कभी कभी ये सोचने मजबूर होता हूँ कि मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठा कि मैंने किसी से आके 10-20 सवाल पहले पूछना था, उसके बाद बैठाना था। ये सेवा, समाज सेवा थोड़ा ना है, ये हिस्ट्री, इतिहास रचने के लिए बैच था, ना कि जबरदस्ती समाज सेवा करने का बैच था। यही हालत है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है, हमारे बैच में मत आइए। बाहर जाओ, जो मर्जी दो, चाहे छोटू, मोहन बाबू, जिसके पास तुम्हें पैसा देना है दीजिए, हमारे बस की बात नहीं है दोस्त। एक 2-4 बच्चे और हैं, हमारी प्रार्थना और निवेदन है, क्योंकि इस बार के एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि 50 नंबर भी ये पार कर पाएंगे इस हालत में। तो आपसे प्रार्थना और निवेदन है कि हमारे बैच में इस तरह का कचड़ा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। साफ और सीधी बात, नो बकवास। हमें चाहिए यार बढ़िया बच्चे, मेहनती हो, पढ़ते हो। हमें नहीं चाहिए कि अपना खाना वाना खाया और चादर खींची और सो गए। हमें ऐसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो ये नहीं बता पा रहा है। इंपॉर्टेंट में शायद लिखाया था और अंडरलाइन करवा रखे ये पॉइंट है। ये तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। ये तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जनरेटर फिनिश।